उपस्थित सभी सदस्यों का आदर सहित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य करें। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा का आयोजन किया जाता है। अभी जो कक्षा चल रहा है, यह कक्षा है कि कुंडली का फलादेश हम लोग कैसे करें। हम लोगों ने पिछली 8-9 कक्षाएं पंचम भाव को आधार मानकर किया था। अब जो कक्षा हो रही है कल से दसम भाव को आधार मानकर किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ग्रहों के बल एवं स्थिति के लिए D9 कुंडली एवं दसम भाव से जब फलादेश हम लोग करते हैं तो D10 कुंडली की भी आवश्यकता पड़ जाती है। आज एक चीज की चर्चा हम अवश्य करेंगे कि वर्ग कुंडलियों के फलादेश में किस प्रकार की सावधानी बरती जाए। वर्ग कुंडली के फलादेश में सावधानी। वर्ग कुंडली के फलादेश में सावधानी क्या बरते, यह बहुत ही आवश्यक विषय वस्तु। कल की कक्षा में हम लोगों ने यह चर्चा किया था कि ग्रहों का नीच भंग यदि हो रहा है तो बड़े उत्तम फल देते हैं। वैसे नीच के ग्रह बहुत ही बुरे फल देते हैं। ऐसा हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है और कल की कक्षा में भी चर्चा हुई थी। किसी भी शुभ भाव, शुभ भाव कौन होते हैं तो केंद्र भाव, त्रिकोण भाव, 11वां एवं दूसरा, खास करके हालांकि दूसरा भाव जो है यह मार्केश भाव भी है, लेकिन यह धन का भाव है, वाणी का भाव है, हमारे स्वजनों का भाव है, हमारे भोजन का भाव है। स्वजन से हमें संस्कार मिलते हैं, हमारे भोजन से हमारे शरीर की स्थितियां होती है, वाणी से हमारा व्यवहार झलकता है। इसलिए दूसरा भाव भी बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 11वें भाव के स्वामी बुरे फल देते हैं, लेकिन 11वां भाव हमारी इच्छाओं का है, इसलिए 11वां भाव को लाभ भाव भी कहा जाता है। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण भावों में से एक भाव है। हालांकि मुख्य रूप से केंद्र एवं त्रिकोण भाव को ही शुभ भाव कहा है। यदि किसी शुभ भाव का स्वामी नीच राशि में होता है तो और बहुत ही अशुभ फल देखने को मिलता है। और यदि शुभ भाव का स्वामी अगर नीच का हो और उसका नीच भंग हो जाता है तो वह ग्रह हमें क्या देता है, उच्च पद देता है, शासन प्रशासन में नौकरी से संबंधित लाभ देता है, धन देता है, उत्तम स्वास्थ्य देता है, जस सुख इत्यादि भाग्य का विकास होता है। अब यहाँ पर अन्य बुरे भावों के स्वामियों के बारे में क्यों नहीं कहा गया, केवल शुभ भाव के स्वामियों के बारे में ही क्यों कहा। तो हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है और कई बार चर्चा भी हुई है, पुस्तकों में भी पढ़नी थी। और हमारे कक्षा में एक बहुत पूर्व में एक सदस्य थे, शामिल हुआ करते थे, सीखने के लिए नहीं, पुरानी बातों के याद ताजा करने के लिए। उनका नाम था ऋषि शर्मा जी। बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, कभी कभी वार्तालाप भी होती है, उत्तम व्यक्ति हैं। उनकी जितनी सराहना किया जाए कम है। उनका ऐप भी चलता है एस्ट्रो जीवन के नाम से, बहुत से ज्योतिषी जुड़ के वहां से लाभ भी प्राप्त करते हैं। उनका भी कहना है, उन्होंने पीएचडी भी किया है कई वर्ष पूर्व ही, वो भी उनका भी कहना है कि बुरे भाव के स्वामी जितने कमजोर हों उतने ही अच्छी बात है। हमारे गुरुजन भी कहते हैं, पुस्तकों में भी कहीं कहीं लिखा देखने को मिलता है। तो अब यहीं अगर बुरे भाव के स्वामी का नीच भंग हो जाएगा तो वह ग्रह बलवान हो गया। नीच भंग हो गया तो शुभ ज्यादा फल देने वाला हो गया ना फिर। जी गुरु। तो जो अशुभ भाव का स्वामी है जितना ही पीड़ित होता है उतना ही अच्छा फल दे देता है वो।
इसी प्रकार तो सरल योग, हर्ष योग, विमल योग जो बनता है कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव से, ये बुरे भाव के स्वामी है। और बुरे भाव में ही बैठ जाते हैं कि पीड़ित भाव का स्वामी और पीड़ादायक भाव में ही बैठ जाए। अब दसम भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए तो दसम भाव का फल खराब। अगर यहीं पे 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठता है तो 12वें भाव का फल खराब। यानी कि बुरे भाव के स्वामी का बुरे भाव में ही बैठना, यानी कमजोर होना, इतना ही अच्छी बात है। इसलिए बुरे भाव के स्वामी का यदि नीच भंग होता है तो वह उतना लाभकारी नहीं होता। यह हम सबों को समझना चाहिए। कल की कक्षा में नीच ग्रह भंग कैसे, ग्रहों का नीच भंग कैसे होता है, इसे काफी सूत्रों पर कल की कक्षा में हम लोगों ने चर्चा किया, उसकी हम लोग पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यदि आपको यह जो सूत्र अगर समझ में नहीं आता हो तो बोल सकते हैं कि जरा इस सूत्र को दोबारा डिटेल में बोलते हैं। तो नीच के ग्रह जिस राशि में नीच के हो रहे हैं उस राशि का स्वामी यदि लग्न से केंद्र में हो या चंद्रमा से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर शनिदेव नीच के हैं, यह जिसके स्वामी हैं। जिस राशि में नीच के हैं तो मेष राशि में है, मेष राशि के स्वामी मंगल देव, यह न ही लग्न से केंद्र में है ना चंद्रमा से केंद्र में मंगल देव है, नीच भंग नहीं। नीच का ग्रह स्वयं लग्न या चंद्रमा से केंद्र में होता है तो नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर जो शनिदेव जो स्वयं नीच का है, यह क्या है, चंद्रमा से केंद्र में है, चंद्रमा से 7वें भाव में है, अतः नीच भंग हो गया। शनिदेव सप्तम भाव के स्वामी है, इनकी मूल त्रिकोण राशि 7वें भाव में पड़ी हुई है, इसलिए यह लाभकारी हो गया। अगर यही मूल त्रिकोण राशि अगर इनका 8वें भाव में होता तो उतना अच्छा फल देने लायक नहीं रह जाते। नीच ग्रह की तीसरा सूत्र, नीच ग्रह की नीच राशि एवं उच्च राशि के स्वामी परस्पर केंद्र में हो, यानी कि नीच ग्रह, नीचस्थ ग्रह की नीच राशि वह उच्च राशि के स्वामी परस्पर केंद्र में हो। अब नीचस्थ ग्रह की नीच राशि कौन है, यहाँ पर शनिदेव नीच की है, नीच की है तो नीचस्थ राशि कौन सा हो गया, गुरु जी एक बार फिर से बोलिए। मेरे कहने का मतलब है कि नीचस्थ ग्रह की नीच राशि, तो नीचस्थ ग्रह की नीच राशि यहाँ पर शनिदेव नीच के हैं तो नीच राशि कौन सा हो गया, मेष हुआ, मेष का स्वामी मंगल एवं उनके उच्च की राशि, तो शनिदेव की उच्च की राशि कौन होता है, 7 नंबर, जिसके स्वामी शुक्रदेव। दोनों परस्पर केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। यह सूत्र यहां पर नहीं लगा, सभी सूत्र लग जाए ये कोई निश्चितता नहीं। नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी, नीच ग्रह के उच्च राशि यानी कि नीच ग्रह शनिदेव है, इनकी उच्च राशि कौन है, शुक्रदेव की राशि है 7 नंबर। तो नीच ग्रह के उच्च राशि का स्वामी यदि केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। यहाँ पर नीच भंग हुआ, 2 कायदे से हो गया, एक चंद्रमा से भी हुआ, शुक्र से भी। यह भी हम लोगों ने कल की कक्षा में याद आ रहा है कि हमने चर्चा किया था कि यदि नीचस्थ ग्रह स्वयं अष्टमेश हो तो नीच का दोष नहीं लगता। और भी कई बातें हम लोगों ने चर्चा की, जो एक दो सूत्र बच रहे थे उसकी हमने चर्चा कर दिया। हालांकि अगर नीच का ग्रह बकरी हो तो नीच दोष समाप्त हो जाता है, नीच का ग्रह यदि नवमांश में उच्च का हो तो नीच दोष समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कई कायदे से नीच दोष भंग हो रहा है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं वर्ग कुंडली का, बार बार हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया कि वर्ग कुंडली के फलादेश में क्या सावधानी बरतें, यह जानना आवश्यक है या नहीं है, अत्यावश्यक है गुरुदेव। तो यहाँ पर देखा जाए, इसीलिए हमने इस उदाहरण कुंडली पर, इस उदाहरण कुंडली में हमने लग्न का एवं सभी ग्रहों का अंशात्मक मान पूरा लिखा है। जैसे लग्न का अंशात्मक मान 621 है, कितना है, 621। 621। यदि कोई कक्षा में नया हो और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू
हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया, वहां से भी शामिल हो सकते। तो यहाँ पर देखा जाए लग्न का अंशात्मक मान 6-21 है। एक लग्न सामान्यतः राउंड फिगर में कितने देर का होता है? 2 घंटे 2 कल 120 मिनट। 30 अंश का एक लग्न होता है या एक राशि होती है, तो 4 मिनट में एक अंश ना। जी गुरुदेव। एक अंश में 60 कला होता है, मतलब अंश उसके बाद में कला, तो एक अंश में कितने कला होते हैं? 60 60 कला। तो 1 मिनट में 15 कला चलता है ना। 60 कला में अब 4 मिनट में एक अंश, 4 मिनट में एक अंश, तो 1 मिनट में कितने अंश या कला? तो अंश 1/4, कला कितना हो जाएगा? 15 15 कला हो गया 1 मिनट में। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो एक कला कितने सेकंड का हुआ? 4 4 सेकंड का। राउंड फिगर में एक कला 4 सेकंड का हुआ। जातक का जब जन्म होता है, यहां पर इस जातक के लिए देखा जाए कि जन्म के लग्न का मान कितना है? 6 डिग्री 6-21 है। अब यहीं अगर 4 सेकेंड पहले, यह 2:20 समय है रात्रि का, हो सकता है कि 19:30 पर बच्चे का जन्म हुआ हो, क्योंकि जन्म के बाद में ही व्यक्ति घड़ी देखता है ना। एक आध मिनट बाद का समय होता है। अब इनका नवमांश कुंडली जो बना, तो इसके बाद में 19 कला अभी बाकी है, 6:40 में बदलेगा ना। कितना देर बाकी है नवमांश बदलने में? 19 कला नहीं, 19 कला बाकी है। एक कला में 4 सेकेंड, तो 19 चौका 76, यानी कि 1.25 मिनट। अगर 1.25 मिनट बाद में जन्म होता, अगर हुआ हो, अगर घड़ी स्लो फास्ट हो रहा हो, तो क्योंकि जब यह जातक का जन्म हुआ, आप लोग यहाँ पर देखें शनिदेव मेष राशि के थे, तो जातक का जन्म हुआ है, और शनिदेव का अंशात्मक मान देखें यहाँ पर 21 है, यानी कि लगभग 2 वर्ष इस राशि में शनिदेव का हो गया था तब, और यहाँ तो अभी प्रवेश ही किए हैं, तो यह 2.5 वर्ष यह, और 2 वर्ष 4.5 वर्ष हुआ, यानी कि लगभग 25 वर्ष पहले की बात है ना। राउंड फिगर में बच्चे का उम्र कितना होगा जिसका यह कुंडली है? 25 नहीं, 24-25 के आसपास, 25 वर्ष के आसपास में। आज से 25 वर्ष पहले मोबाइल का जमाना नहीं था। वो घड़ियां थी जो हाथ से ऐसे लोग चाबी से देते थे और चलता था ना। जी अधिकांशतः घड़ियां स्लो हो फास्ट हुआ करता था। अगर यहीं पे 1-1.5 मिनट अगर घड़ी ही स्लो रहा हो, तो क्या नवमांश कुंडली सही होगी? नहीं होगी। इसलिए फिर इसका क्या उपाय कर सकते हैं, कैसे देखें, क्या करें? हाँ, नवमांश में स्थित ग्रहों की स्थिति ठीक रहती है।
लग्न बदल सकता है, लेकिन या वृश्चिक राशि में राहु देव है तो वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। अब वृश्चिक राशि यहाँ हो जाए या वृश्चिक राशि यहाँ हो जाए, तो राहु देव यहाँ हो जाएंगे या राहु देव। लेकिन नवमांश में स्थित ग्रह ठीक होते हैं, नवमांश का लग्न बदल सकता है। अगर यहीं पे 6:41 होता तो 4 सेकेंड, तो बच्चे का जन्म तो 4, 5, 10 सेकेंड आगे पीछे भी हो सकता है ना। जी तो जब भी नवमांश कुंडली का फलादेश करें तो कम से कम कलाओं का जरूर ध्यान रखें। अगर 3 अंशों से 0 से लेकर 3 अंश के बीच का लग्न है, 4 से 6 के बीच का लग्न है, 7 से 10 तक का है, 9.5 तक अंशों तक का है, यानी कि जो नवमांश जब परिवर्तन होता है उससे थोड़े पहले थोड़े बाद का लग्न हो तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक फलादेश करना चाहिए। पूर्ण रूप से नवमांश कुंडली का विधिवत फलादेश ना करें, या जो भी वर कुंडली है जब जहां पर उनकी राशियां बदलने वाली है उसके आसपास का लग्न बनता हो तो सावधानी बरतनी चाहिए। बरतनी चाहिए या नहीं बरतनी चाहिए? बरतनी चाहिए। अब इसके बाद में हम लोग अन्य विषय वस्तुओं के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि फलादेश कैसे करें इसी विषय वस्तु पर हम लोग की कक्षा चल रही है, तो जहां तक हो सके उपयोग कर लेने चाहिए, चर्चा हो ही जानी चाहिए, कुछ भी ना छूटना चाहिए। गुरुजी एक सिद्धांत सीखा था, उसके बारे में चर्चा करूं नवमास के विषय में। क्या? जब मैंने ये बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सीखा था तब बताया था कि पुरुष जातक है तो नवमास कुंडली का लग्न एक ही संख्या यानी ओड नंबर होना चाहिए, 1, 3, 5, 7। उसके आधार पर यदि मेरा 11:45 का टाइम दिया गया है और वृश्चिक नवमास आ रहा है तो उसकी जगह अगर 10-15 सेकंड का डिफरेंस करने से अगर तुला नवमास ही आ रहा है तो ओड नंबर पुरुष जातक के लिए होगा और स्त्री जातक के लिए इवन नंबर होगा। नवमास कुंडली के लग्न में एक ऐसा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का सिद्धांत सीखा था, तो वो मुझे लगा कि अभी थोड़ा चर्चा शायद नहीं करना नहीं, चाहिए। ठीक है, हो सकता है, कैन बी पॉसिबल, लेकिन एक ही समय पर एक ही शहर में अगर अगल बगल में 2 अस्पताल हो और दोनों में बच्चे का एक एक का जन्म हो, एक लड़का हो एक लड़की हो, फिर यह नियम वहां पे कैसे लागू होगा? इसीलिए गुरुजी कि अगर हमको 6:40 का जो आपने बताया कि नवमास परिवर्तन हो रहा है तो हमारे पास तो एकदम प्योर तो वो घड़ी नहीं है कि 10 सेकंड पहले हुआ होगा, या सब डॉक्टर तो यही बताएंगे 11:45 का दोनों का टाइम है, पर उसके आधार पे हमको रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ, तो नवमास फिर कुंडली में। नवमांश में किस नवमांश में कौन से ग्रह हैं उस आधार को मानकर थोड़ा सा सहयोग लेकर फलादेश कर लेंगे। नवमांश के भाव आधारित फलादेश नहीं करेंगे। कुछ ऐसे नियम हम लोगों को बनाने चाहिए कि जिसके विकल्प ही ना हो, मतलब जिसका तोड़ ना हो, ऐसे कायदे से लेकर हम लोगों को चलना चाहिए, जहां तक मेरा विचार है। अब इसके बाद में हम लोग आगे की विषय वस्तु पर चर्चा करते हैं। कलम मेरा बार बार इधर से उधर हो जाता है। अब इसके बाद में हम लोग ग्रहों के पारस्परिक संबंध के बारे में, ग्रहों का पारस्परिक संबंध के बारे में चर्चा करते हैं। ग्रहों का पारस्परिक संबंध कई प्रकार से बनता है, मुख्यतः 4 होते हैं। इनमें सबसे अधिक जो पारस्परिक संबंध होता है उसे अन्योनाश्रय संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं?
अन्योनाश्रय अन्योनाश्रय संबंध। यह अन्योनाश्रय संबंध क्या है? तो जब भावेशों का स्थान परिवर्तन हो, एक भाव के स्वामी का दूसरे भाव के स्वामी से स्थान परिवर्तन हो, उसे अन्योनाश्रय संबंध कहते हैं। इस उदाहरण कुंडली में मंगल एवं गुरु का अन्योनाश्रय संबंध है। यह संबंध सर्वश्रेष्ठ होता है, हालांकि इसे राशि परिवर्तन संबंध भी कह सकते हैं। तो मंगल देव की दूसरी राशि चौथे भाव में भी है, गुरुदेव की दूसरी राशि 8वें भाव में भी है। हम चतुर्थेश एवं अष्टमेश का राशि परिवर्तन कह सकते हैं, परंतु पंचमेश एवं नवमेश का स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, भाव परिवर्तन कर सकते हैं। इसके बाद में पारस्परिक दृष्टि संबंध। पारस्परिक दृष्टि संबंध जब एक ग्रह दूसरे ग्रह से 7वें भाव में होते हैं तो पारस्परिक दृष्टि संबंध बनता है। जैसे कि यहाँ पर बुध गुरु को देख रहे हैं, गुरु बुध को देख रहे हैं, गुरु चंद्रमा को भी देख रहे हैं, चंद्रमा भी गुरु को देख रहे हैं। हालांकि इस कुंडली में गजकेसरी योग भी बना, गजकेसरी योग बना। गजकेसरी योग के लिए गुरु एवं शुक्र चंद्रमा को देखना आवश्यक हो जाता है कि क्या गुरु एवं चंद्रमा की स्थिति कैसी है। तो देव गुरु बृहस्पति दशमांश कुंडली में 3 नंबर की राशि में है, जो लाभ भाव में है। देव गुरु बृहस्पति नवमांश में भी 3 नंबर की राशि में है, यानी कि 2 वर्ग कुंडलियों में एक ही प्रकार की राशि में होगा, जो लाभ भाव में। चंद्रमा को देखा जाए, चंद्रमा नवमांश कुंडली में धनु राशि में है, जो धनु राशि पंचम भाव में है। चंद्रमा दशमांश कुंडली में चौथे भाव में है, तो यहाँ भाव आधारित नहीं भाववाद की बात होगी। यहाँ 10 नंबर की राशि कुंडली के 6ठे भाव में। तो मुख्यतः नवमांश कुंडली का आधार लिया जाता है कि नवमांश कुंडली से फलादेश करे, उपयोग करे, और जिस राशि में है वह राशि कम से कम कुंडली के शुभ भाव में होना चाहिए। तो यह कम से कम वर्ग कुंडलियों में एक ग्रह लोग अपने नीच राशि में तो नहीं है ना। गुरुदेव बुध की राशि में है तो बुध गुरु को शत्रु तो नहीं मानता ना। बुध गुरु को शत्रु नहीं मानता, सम ही तो मानता है। तो बुध तो गुरु का नुकसान नहीं करेंगे ना। सम मानने वाले ग्रह का नुकसान कोई करता है? नहीं गुरुदेव। तो कम से कम स्थिति सही। चंद्रमा नवमांश में धनु राशि में, गुरु की राशि में, गुरु मित्र मानता ही। तो गजकेसरी योग कुछ ना कुछ प्रभावी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा मुझे। कहने का मतलब यह है कि पारस्परिक दृष्टि जो होता है, एक दूसरे को जो साथ में देखते हैं, इसे पारस्परिक दृष्टि कहते हैं। हालांकि शनि मंगल की भी पारस्परिक दृष्टि अन्य भावों से भी हो सकता है। शनि से 10वें अगर मंगल होता है या मंगल से चौथे शनि होता है तो एक दूसरे को पारस्परिक दृष्टि कर लेते हैं। जैसे मंगल देव अगर लग्न में हो गए, शनि देव दशम भाव चौथे भाव में हो गए, तो शनि देव 10वीं दृष्टि से मंगल को देख लेंगे, मंगल चौथी दृष्टि से शनि को पूर्ण देख ले। यह भी एक प्रकार का संबंध होता है।
एक 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 तरफा दृष्टि संबंध होता है, यह उतना फलदायी नहीं होता। मतलब यह एक तरफा संबंध जिसे कहते हैं, यह परस्पर दृष्टि संबंध से बहुत ही कम लाभ देने वाला होता है। राशि परिवर्तन हो या एक दूसरे को सातवें दृष्टि से देखें या दशम में परस्पर एक दूसरे को देखें, तो यह संबंध उत्तम माना जाता है। युति संबंध युति संबंध को पुस्तकों में, किसी किसी पुस्तकों में ग्रहों की युति को सह स्थान शब्द भी दिया गया है। इस उदाहरण कुंडली में 2 भावों में यह युति संबंध बन रहा है। कुंडली के तीसरे भाव में भी युति संबंध है और नवम भाव में भी है। आठ ग्रहों का युति संबंध हो सकता है, 9 ग्रहों का युति संबंध हो ही नहीं सकता। राहु एवं केतु कभी युत हो ही नहीं सकते। हालांकि 5 ग्रहों की युति वाली कुंडली हमने कई देखी है। 6 ग्रहों की युति वाली कुंडली हमारे जीवन में हमने एक बार देखा था, मिला था, 1-2 बार हमारे जीवन में। 7 एवं 8 ग्रहों वाली युति वाली कुंडली आज तक हमने नहीं देखा है, परंतु हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो सकता। क्योंकि जब सृष्टि की संरचना हुई थी उस वक्त सभी ग्रह एक ही राशि में, मेष राशि में थे, तो 7 ग्रह थे एक ही साथ। फिर उसके बाद में कई बार एक साथ हुए होंगे, आने वाले दिनों में भी गति के कारण कई बार एक जगह हो सकते हैं। तो युति संबंध भी फलदायी होता है, परंतु केवल गुण धर्मों के आधार पर यह फल, युति फल संबंध गुण धर्मों के आधार पर जो युति होता है वही फल देता है विशेष रूप से। अब वह यदि 2 ग्रह हैं, अब यहीं पे देखा जाए बुध एवं चंद्रमा, गुरु और शनि 2 भाव में युति है, तो यह किस प्रकार के फल दे सकते हैं? युति, ग्रहों की युति के फल क्या हो सकते हैं, उसका आकलन हम लोग कैसे करें? तो चंद्रमा 12वें भाव का स्वामी है, बुध तीसरे एवं दूसरे भाव का स्वामी है। क्या हुआ? देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव 5वें भाव का स्वामी है, शनि देव 7वें भाव का स्वामी है। हालांकि शनिदेव 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, गुरुदेव 8वें भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन जब ग्रह किन्हीं 2 राशियों का स्वामी हो तो मुख्यतः मूल त्रिकोण राशि को आधार लेना चाहिए। इस आधार पर पंचमेश एवं सप्तमेश की युति हो गई। 5वां भाव प्रेम का है और 7वां भाव एक साथ जीने का है। 5वां भाव बुद्धिमता का है, 7वां भाव दशम से दशम व्यवसाय का भी है। 5वां भाव आकस्मिक लाभ है तो 7वां भाव व्यवसाय है। 5वां भाव यदि बुद्धिमता है तो यह दशम से दशम, एक केंद्र है तो दूसरा त्रिकोण है। भावेशों के आधार पर कितने गुण धर्म मेल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं गुरु।
तो जब भावेशों के आधार पर ग्रहों की युतियों का जो जिस भाव के वो स्वामी हैं, मूल त्रिकोण राशि जहां पर हैं, क्या दोनों भावों के स्वामियों का कुछ गुण धर्म में मेल है? तो यहाँ पर गुण धर्म में तो काफी मेल हो गया। और ग्रहों के नैसर्गिक गुण धर्मों के भी देखें कि क्या मेल हो पाता है कि नहीं। तो देव गुरु बृहस्पति जहां ज्ञान है, शनि देव कर्तव्यशीलता है, और ज्ञान और कर्तव्यशीलता का संबंध हो जाए तो यह भी उत्तम बात है। उत्तम है कि खराब है? अति उत्तम। उत्तम बात। तो फिर अब यहीं पे देखे बुध एवं चंद्रमा की युति ज्यादा लाभकारी हो गई या गुरु एवं शनि की युति ज्यादा लाभकारी हुआ? गुरु शनि की। किन किन नियमों पर? भावेशों के गुण धर्म के आधार पर एवं ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर, और साथ में तीसरा यह भी देखें कि यदि वह ग्रह युक्त है तो क्या नैसर्गिक रूप से मित्रता उनमें है या समता की स्थिति है कि नहीं। कम से कम नैसर्गिक रूप से शत्रु ना हो। यदि नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं तो युति ग्रहों का युति फल बड़ा नुकसानदायक फल भी देता है, क्योंकि युति हो जाने से अति शत्रु हो जाते हैं ना। ठीक जी है। बेटा, तात्कालिक। अब इसके बाद में हम लोग अगले सूत्र पर चलते हैं। लग्न राशि हो या चंद्र राशि हो, आप लोग अपने अपने कुंडली पर देखें कि जो आपका चंद्र राशि है वह एवं लग्न राशि जो है वह दोनों का समान प्रभाव लगभग पूरे जीवन भर व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। सदैव। इसीलिए तो राशि फल में चंद्र कुंडली की ज्यादा प्रधानता रहती है। दो ग्रहों की युति हो या दोनों ग्रह एक दूसरे से सातवें हों, समान ही फल होता है, कोई अंतर नहीं। अगर यहीं पे देवगुरु बृहस्पति एवं चंद्रमा आमने सामने हैं उतना ही फल होगा जितना युति रहेगी। इसके कारण होते हैं। युति है तब भी एक दूसरे के तरंगों से प्रभावित, सामने हैं तो दृष्टि के कारण तरंगों से प्रभावित, युति है तो भी तत्कालिक शत्रु, सातवें हैं सामने तब भी तत्कालिक शत्रु। तो फल फिर समान होगा या अंतर हो जाएगा? समान होगा। हम लोगों ने पूर्व में जो पढ़ा है, हो सकता है कि कैंडी हमारे द्वारा कई बातों की पुनरावृत्ति हो सके या हो जाए। यदि पुनरावृत्ति हो जा रहा है तो और अच्छी बात है। ग्रह किस किस राशि में शुभ फल देते हैं? तो ग्रह अपने उच्च राशि में, अपने स्वराशि में, अपने मूल त्रिकोण राशि में, अपने मित्र राशि में ग्रह शुभ फल देते हैं। कोई भी ग्रह
राशि के अंतिम अंशों में होते हैं अच्छे फल नहीं देते, शत्रु राशि में ठीक फल नहीं देते, अस्त होते हैं ठीक फल नहीं देते, नीच राशि में होते हैं अच्छी फल नहीं देते। उपचय भाव में बैठे हुए ग्रह, अगर कोई पापी ग्रह हो या क्रूर ग्रह हो, यानी कि पापी ग्रह और क्रूर ग्रह कौन कौन हो जाते हैं, तो सूर्य क्रूर ग्रह हो गए, मंगल पाप ग्रह हो गए, शनि पाप ग्रह हो गए, राहु एवं केतु, ये सभी ग्रह यदि उपचय भाव यानी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें इन भावों में अगर होते हैं तो ये अच्छे फल प्रदाता हो जाते हैं, सुफल देते हैं। दूसरे भाव का स्वामी जिस ग्रह की राशि में बैठा हो, यानी कि जिस भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, उसके कार्य व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए। गुरु जी एक बार फिर से बोलिए। कह रहे हैं कि दूसरे भाव का स्वामी कुंडली में जिस भाव में बैठा हुआ हो, जिस भावेश के साथ में युक्त हो, इसको दोबारा समझिए। दूसरे भाव का स्वामी जिस ग्रह के यदि किसी ग्रह से युक्त है तो वह ग्रह किस भाव का स्वामी है, उस भाव को पहचान करें और उससे संबंधित कुछ कार्य जरूर करें। इसी सूत्र को दूसरे कायदे से हम लोग यह पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी जिस भाव के स्वामी के साथ युक्त हो, जातक को उस भाव के अनुसार कार्य कुछ न कुछ अवश्य करने चाहिए। अब इस उदाहरण कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी बुध देव हैं, जो चंद्रमा से युक्त हैं, चंद्रमा 12वें भाव के स्वामी हैं। व्यक्ति को क्या करना चाहिए इस सूत्र के आलोक में? सर विदेश से जुड़ के काम करना चाहिए। अस्पताल से जुड़े काम करना चाहिए गुरु जी। तो व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ाई करेगा तब तो डॉक्टर से, अस्पताल से जुड़ के कुछ करेगा। जी गुरु जी। व्यक्ति के पास में साधन होंगे, उस लायक एबिलिटी होगा, शिक्षा होगा, तब तो विदेश जाएगा। हम ज्योतिष पढ़ते हैं, सबके लिए पढ़ते हैं, केवल पढ़े लिखों के लिए नहीं पढ़ते। हो सकता है कि आपके गांव के किसी व्यक्ति की कुंडली मिल जाए, वो अनपढ़ हो और उसका दूसरे भाव के स्वामी 12वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो। क्या सुझाव देंगे आप? सर घर से दूर जाकर काम करें, थोड़ा 60 किलोमीटर घर से दूर जाकर काम करें। बूढ़े माँ बाप हों, अच्छा, फिर कभी भी फोन फान चला जाए, संवाद चला जाए कि हाँ 5 मिनट के लिए जल्दी चले आइए, पिताजी का जो है ना खटिया से नीचे गिर गए हैं, उठा के रखना। फिर 60 किलोमीटर जाएगा तो फिर कर्तव्यों का पालन कैसे करेगा? तो 12वां भाव खर्चे का है, 12वां भाव निवेश का भी है। हम ऐसे व्यक्ति को जरूर कहेंगे कि आप काम करो और थोड़े से ही, कुछ ही पैसे हो, बचाने का प्रयास करो, और थोड़े से भी पैसे बचते हैं तो कुछ ऐसी सामग्री खरीद के रखो घर में जो समय बीतने के साथ में उस वस्तु की कीमत बढ़े। तो यह भी हम सुझाव दे सकते हैं कि कभी अपने बच्चे के लिए, बच्ची के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए कुछ एक अंगूठी ही कभी बनवा दो, कभी पायल बनवा दो, कभी कुछ बनवा दो।
यानी कि निवेश करो कुछ वैसे भी। अगर वह शहरी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, बिजनेस माइंडेड है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि अपने आय का कुछ हिस्सा निवेश कीजिए कहीं ना कहीं। अब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, व्यवसाय से संबंध रखता है, तो उसके पास में पैसे कहाँ निवेश करे इसका ढेर सारा उसके पास में ज्ञान होगा। जो भविष्य में बचत देने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं, ऐसे जगह पर हम कुछ पैसे खर्च करने की आदत डलवाएं जो भविष्य में लाभ दे। तो निवेश ही एक ऐसा चीज है कि जहां हम खर्च करते हैं तो वह आने वाले भविष्य में लाभ देने की उम्मीद जगाता है। हमारी बातों को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए पूरा? गुरु जी समझ पाए। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा। तो निवेश की आदत वैसे जिस करनी चाहिए। तो जिस भाव से संबंध दूसरे भाव के स्वामी की युति जिस भाव के स्वामी के साथ में हो, एक गुण देखा जाता है परस्पर सामान्यतः सभी कुंडलियों में ऐसा देखा जाता है कि जिसके केंद्र में चंद्रमा से केंद्र में देवगुरु बृहस्पति होते हैं और दोनों ग्रहों की स्थिति चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति की स्थिति थोड़ा ठीक होता है, वह व्यक्ति तेजस्वी स्वभाव का होता है, प्रखर बुद्धि वाला होता है, नम्र स्वभाव का होता है, गुणी होता है, विवेकी होता है, उन्नति की तरफ उसका ध्यान ज्यादा होता है, जिसे गजकेसरी योग भी कुंडली में कहते हैं। चंद्रमा से केंद्र में गुरु गजकेसरी योग होता है ना। जी गुरु जी। हाँ जी। अब सरस्वती योग भी एक होता है। इस कुंडली में सरस्वती योग बन रहा है। इस कुंडली में चंद्रमा और गुरु से सरस्वती योग बनता है। गुरु एवं शुक्र से नमस्कार योग बनता है। सरस्वती योग का मतलब हुआ कि बुद्धिमता, बुद्धि इत्यादि में काफी निपुणता। चंद्रमा एवं गुरु का राशि परिवर्तन हो जाए या चंद्रमा एवं गुरु दोनों एक दूसरे को देखे तो सरस्वती योग होता है। अब यहाँ पर देखिए, गुरु एवं चंद्रमा दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, यह सरस्वती योग हुआ। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं हंस, तो फिर क्या हुआ? गजकेसरी योग हुआ। गजकेसरी दो दो योग बनेगा। अगर यही देवगुरु बृहस्पति यहाँ है और चंद्रमा गुरु से 10वें होता यहाँ या गुरु से चौथे होता तो गजकेसरी योग तो बन जाता है, लेकिन सरस्वती योग नहीं बना। और यहाँ पर चंद्रमा कुंडली के छठे या 12वें भाव में हो गए लग्न कुंडली से, तो भी उतना अच्छा लाभ फार नहीं थे। द्वितीय दूसरे भाव के स्वामी एवं 7वें भाव के स्वामी से सदैव सावधान रहना चाहिए। जब भी व्यक्ति पूछे कि थोड़ा सावधानी बतलाए, क्या हम सावधानी का उपयोग करें, तो दूसरे भाव के स्वामी एवं 7वें भाव के स्वामी की जब भी दशा आने की संभावनाएं बने तो उन ग्रहों से संबंधित नाम मंत्रों का या उन ग्रहों का स्तोत्र पाठ करने का सुझाव जरूर दें, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी एवं 7वें भाव के स्वामी मार्केश कहे जाते हैं। खास करके यदि शुभग्रह सप्तमेश हो, यदि शुभग्रह ही सप्तमेश हो तो
और ज्यादा मार्केस बन जाते हैं, ये दूसरे भाव के स्वामी से भी ज्यादा मार्केस हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में मार्केस भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी ज्यादा मार्केस का प्रबल मारक होते हैं ना। दूसरा भाव प्रबल मारक होता है या सातवां भाव? दूसरा भाव। दूसरा दूसरा भाव प्रबल मारक होता है, परंतु यदि सातवें भाव में शुभग्रह की राशि हो, यानी कि देवगुरु बृहस्पति की राशि हो जाए, शुक्र देव की राशि हो जाए, शुभ बुध की राशि हो जाए, या पक्ष बल से मजबूत चंद्रमा की राशि हो जाए सातवें भाव में, तो दूसरे भाव से भी ज्यादा मार्केस का काम करते हैं, प्रबल मारक हो जाते हैं। क्योंकि एक तो शुभग्रह की राशि होने से केंद्राधिपत्य दोष लगता है, शुभत्व की समाप्ति हो जाती है, कुंडली की बल कम हो जाता है, और उसमें भी मार्केस तो अपना गुण निभाएगा, यानी कि शुभता समाप्त, अशुभता चालू, नुकसानदायक स्थिति। गुरुदेव, एक प्रश्न पूछना था। हाँ जी बोलिए। द्वितीय और सप्तमेश अगर राशि परिवर्तन करे तो? देखिए, प्रश्न के आधार पे यह कोई बुरा योग नहीं है। दूसरे एवं सातवें भाव के स्वामी का स्थान परिवर्तन जो होता है, यह सुखद योगों में से ही गिनती होती है। गुरुजी, एक मेरा प्रश्न भी था। अगर छठे भाव में चंद्रमा और गुरु साथ बैठे हो तो भी गज केसरी हुआ। हाँ जी, पर ये तो रोग रिपु ऋण का है भाव। केवल रोग ऋतु ही नहीं देखे जाते ना, जो समस्या देते हैं प्रमुख तो इस भाव से हो गए। लेकिन गजकेसरी योग यह दिमाग के लिए भी तो अच्छा योग है। जातक जब परीक्षा देने बैठेगा ना, तो एकाएक दिमाग बड़ा तेज चलेगा। तुक्का भी लगा देगा तो उसका तुक्का अब कितना लाभप्रद हो सकता है, ऐसे व्यक्ति का वह प्रफुल्ल महाराज जी देंगे अपना विचार कि छठे भाव में गजकेसरी योग बनेगा, और वैसा विद्यार्थी परीक्षा हॉल में जाकर बैठे, अगर तुक्का भी लगा देगा तो क्या फल मिलेगा? गुरुजी, वो विद्यार्थी अगर तुक्का भी लगा देगा ना, हाँ। तो तीर निकल जाएगा। तो छठे भाव के लिए परीक्षा, तो उसमें गजकेसरी योग बन गया कि नहीं परीक्षा के लिए? यानी कि उत्तम सर्वोत्तम। हाँ, वो जो है स्पर्धा के लिए बड़े उत्तम योग हो जाते हैं। हाँ, और वह छठा भाव बीमारी का भी है, तो वह गुरु एवं चंद्रमा किस भाव के स्वामी हैं, या मार्केश भाव से संबंध बना लिए, या मार्केश भाव के भी स्वामी हैं, या अशुभ हो ग्रह शनि जो बन रहे हो और उनसे दृष्ट हो जाए, शुक्र भी पीड़ित हो, तो फिर तो कई प्रकार के बीमारियों को जन्म भी दे सकते हैं। तो